समर्थ क्लासेस में फिर से एक बार सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स के बारे में, यानी आनुवांशिकी के बारे में। आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता के जनक कहते हैं जॉर्ज मेंडल को। ठीक है, जिसने मटर के पौधे पर पहला प्रयोग किए थे, उन्हें ही आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। दूसरा नंबर, आनुवंशिकी इकाइयां हैं, मतलब इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसकी सबसे छोटी इकाई जो है जीन है। आनुवंशिकी की इकाई मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुणों का हस्तांतरण होता है उसकी इकाई क्या है? तो जीन है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, कहाँ होते हैं जीन? तो जीन जो होते हैं गुणसूत्रों में होते हैं। ठीक है, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उसी में जीन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन हैं, जीन क्या है? यकृत का भाग, क्रोमोसोम का भाग, आरएनए का भाग या डीएनए का भाग? तो जीन जो होते हैं वो डीएनए का एक भाग होते हैं। ठीक है, जीन जो होते हैं डीएनए का एक भाग होते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, जिन्होंने जीन का संश्लेषण किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, एक जीन एक एंजाइम। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीडल व टेटम ने प्रतिपादित किया। याद रखिएगा, बीडल व टेटम ने। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जीन को व्यक्त किया जा सकता है। जीन को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? आनुवांशिकता की इकाई के रूप में, उत्परिवर्तन की इकाई या डीएनए का भाग? तो अभी बताएं, जीन जो है आनुवांशिकता की इकाई है, डीएनए का एक भाग भी है, उत्परिवर्तन की इकाई भी है, इसलिए उपयुक्त सभी तरह से तीनों हो सकता है इसका आंसर। जीन को व्यक्त किया जा सकता है। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो जीन जो नाम पड़ा है उस नाम को देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है जोहानसन। याद रखिएगा। अब है 9 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ। कौन सा पदार्थ कोशिका में पाया जाता है? वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा तो डीएनए पाया जाता है कोशिका में, वही जो है आनुवंशिकी पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग देख लिए अभी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? देखिए, बीपीएससी 1999 पूछा गया है, तो खुराना ने। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी आए हैं, बार बार आते रहता है एग्जाम में। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर देंगे हम लोग वाटसन व क्रिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटसन व क्रिक। चलिए आगे देखते हैं। माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के गुण उनके संतानों में रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा। तो क्या देंगे आंसर? गुणसूत्र के द्वारा। गुणसूत्र के द्वारा ही माँ पिता के गुण जो है, माता पिता गुण संतानों में जाते हैं। ठीक है, किसके कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? अभी देखिए कि माता पिता गुण संतान में जाता है, फिर भी हम लोग देखते हैं जो सभी संतानें एक समान नहीं होती। इसका क्या कारण है? आनुवांशिक विभिन्नता या वातावरण की विभिन्नता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण ही एक माता पिता की सभी संतानें जो होती है एक समान नहीं होती है। ठीक है,
मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या, द्विगुणित बोलेगा माने दो गुना क्रोमोसोम की संख्या। तो हम लोगों को इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इसमें मारना है 23, मतलब ये जोड़ा में पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ा। 23 जोड़ा मतलब हो गया 46। तो द्विगुणित जब बोलेगा आपको तो मारना है 23। ठीक है। 15 नंबर, पुरुष के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष के लिए याद रखिए XY, और महिला के लिए होता है XX। तो पुरुष के लिए पूछा है तो हम लोग सही आंसर क्या देंगे? XY देंगे। महिला के लिए पूछा जाएगा तो XX देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो अभी बताएं कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46। तो यहाँ पर 46 दिया हुआ है, ये सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, नर का पूछ रहा मतलब पुरुष का, तो पुरुष का भी बता चुके हैं, XY होता है। नवजात शिशु का लिंग निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि नवजात शिशु जो लड़का होगा कि लड़की होगा, ये किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है पिता का, क्योंकि पिता के पास होता है XY, ठीक है, और माता के पास होता है XX। ठीक है, तो यानी XY अगर आ गया तो लड़का होता है, यानी पिता पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। माता पर यह निर्भर नहीं करता, क्योंकि माता के पास समान गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसलिए दोष जो होता है वो पिता का होता है। ऐसे हम लोगों का भारत में पिछड़ापन है, इसलिए महिला को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन ये गलत है, पिता ही इसके उत्तरदायी होते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या, आप देखिए ऑटोसोम पूछ दिया, तो हम लोग अभी देखें कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 22 जोड़े जो होते हैं वो एक समान होते हैं, और 23वां जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा जो होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं उसको। तो ऑटोसोम पूछा है, तो एक ऑटोसोम हम लोग बोलेंगे 22 जोड़ा। ठीक है, ऑटोसोम बोलते हैं। और एक जोड़ा जो हो गया मतलब 2, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। जैसे XX हो गया महिला का एक जोड़ा, अब पुरुष का हो गया XY। ठीक है, तो ऑटोसोम पूछेगा तो 22 जोड़ा बोलना है, और सेक्स क्रोमोसोम पूछेगा लिंग गुणसूत्र कितने हैं, तो एक जोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब फिर क्वेश्चन हम जो बता रहे थे आ गया, कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो अभी बताएं कि X और Y अगर यदि मिल जाता है तो बालक का जन्म होता है, यानी किस पर निर्भर करता है? पिता पर। तो उस तरह ऑप्शन देखेंगे हम लोग, पुरुष का X मिलने से नहीं होगा, पुरुष का Y और स्त्री का X, पुरुष का, हाँ ये ऑप्शन आपका देखिए, पुरुष का Y और स्त्री का X मिल जाएगा तो बनेगा XY, और ये होगा लड़का। अगर XX मिल जाएगा तो लड़की होगा, यानी ये ऑप्शन C नंबर सही इसका आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है, मतलब लिंग से होने वाला रोग? ठीक है, तो इसका सही आंसर देंगे वर्णांधता। फैलने वाला रोग है, लिंग संलग्न रोग इसको बोला जाता है। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण, 22 नंबर क्वेश्चन, लाल हरा वर्णांधता मतलब लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो किसके कारण? अधिक मदिरापान, Y गुणसूत्रों की वंशागति, X गुणसूत्रों की वंशागति, या विटामिन E की कमी? तो इसका सही आंसर देंगे X गुणसूत्रों की वंशागति, यानी B नंबर, 22 का B। 23 नंबर क्वेश्चन, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में RBC चिपक जाते हैं, रक्त का थक्का नहीं बनता, WBC कोशिका की कमी हो जाती है, हीमोलिसिस होता है। तो इसमें जो होता है हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी B नंबर इसका सही आंसर होगा, रक्त का थक्का नहीं बनना। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? मतलब सीधा से क्वेश्चन समझ लीजिए, इसमें पूछ रहा है
कि कैसे पता किया जाएगा कि शिशु का पिता कौन है, तो इसके लिए बड़ा अच्छा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं इसको। इससे पता लगाया जा सकता है कि उसके पिता कौन है, क्योंकि डीएनए जो है पिता से शिशु का मैच खाएगा। अगर मैच नहीं खा रहा है तो समझिए उसका पुत्र वो नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था? WL जोहानसन ने। ये पहले भी लिखा चुके हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग देखें आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लें। जय हिंद।